अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पल्स टाइम मॉड्यूलेशन क्या है और उसके अंदर जो है 3 प्रकार होती हैं: पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। उसमें पहली टाइप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की भी को डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं हम। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन इसमें भी सिग्नल को पहले की तरह सैंपल किया जाता है, परंतु सभी पल्सेस का एम्पलीट्यूड वही रहता है। यहाँ जैसे हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया था, सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं, यहाँ भी हम सिग्नल की सैम्पलिंग करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर सारी पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, स्थिर रखते हैं। यद्यपि एक टाइमिंग करैक्टरिस्टिक या लक्षण परिवर्तित होता है। अब पल्सेस की जो टाइमिंग का एक करैक्टरिस्टिक चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन हो सकती है, उसकी दूरी हो सकती है, और उसकी और की करैक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे विड्थ हो सकती है। यह टाइमिंग लक्षण सैम्पलिंग सिग्नल के आयाम का प्रदर्शन करता है। अब उसकी जो टाइमिंग करैक्टरिस्टिक चेंज होती है, चाहे उसकी विड्थ है, चाहे उसकी पोजीशन है, या उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो किस पर डिपेंड करती है? सैम्पलिंग जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। यानी एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पल्स का एक टाइमिंग करैक्टरिस्टिक चेंज होता है। परिवर्तनशील लक्षण पल्स की चौड़ाई, पल्स की स्थिति, पल्स की दूरी हो सकती है। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। 3 प्रकार का पीटीएम पल्स टाइम मॉड्यूलेशन संभव है। और 3 प्रकार के पीटीएम हो सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको: पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब पल्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कोई प्रायोगिक उपयोग नहीं है, और पल्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने के कारण इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ना ही इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। सभी पल्सेस की एम्पलीट्यूड स्थिर रहती है, अतः लिमिटर्स की सहायता से इसे नॉइस इम्यून बनाया जाता है। अब क्योंकि इस टाइप के मॉड्यूलेशन में सभी पल्सेस की एम्पलीट्यूड को हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ टाइमिंग करैक्टरिस्टिक को चेंज कर रहे हैं, तो नॉइस हमेशा क्या करता है? पल्स की एम्पलीट्यूड का अफेक्ट करता है। तो नॉइस की वजह से किसी कारण से अगर पल्स की एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आ गया, तो उसको हम लिमिटर क्या आते हैं? क्लिपिंग सर्किट होते हैं, जो अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आता है, जो लिमिट आपने सेट की उस लिमिट से ऊपर जितना भी लेवल अगर आता है पल्स का आता है, तो उसको कट कर देगा और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की पल्सेज जो है में कन्वर्ट कर देगा। तो लिमिटर की सहायता से अगर पल्सेज ने नॉइस ने अगर पल्सेज के एम्पलीट्यूड का अफेक्ट किया है, तो नॉइस को ख़त्म कर देगा। इसलिए नॉइस इम्यून बन जाएगा। ये नॉइस इम्यूनिटी बनाने के लिए, नॉइस का इफेक्ट कम करने के लिए हम लिमिटर की सहायता से इसको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की पल्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि आपका सिग्नल तो जो आपका एक्चुअल सिग्नल है वो आपकी पल्स टाइम करैक्टरिस्टिक में छुपा हुआ है, इसलिए आपका सिग्नल की क्वालिटी में या जो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, जो सिग्नल आपको आउटपुट पर वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। पीडब्ल्यू में पीपीएम को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये डायग्राम दिखाया है मैंने। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पहला जो सिग्नल दिखाया है, ये ऊपर वाला डायग्राम, ये आपका पल्स, ये सिग्नल है, और ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये सेकंड जो है वो पीडब्ल्यूएम वेव, ये पीडब्ल्यूएम वेव, और ये सिग्नल। यह पीटीएम की एक प्रकार है जिसे पीडीएम पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन या पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब ये पीडब्ल्यूएम का दूसरा नाम पीडीएम हो सकता है, जिसको पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन या पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन भी, पीएलएम या पीडीएम भी होते हैं। पल्स की चौड़ाई उस क्षण सिग्नल के आयाम के समानुपाती है। पल्स की जो चौड़ाई है, जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पल्स की विड्थ बनेगी। तो पल्स की विड्थ कितनी होगी? उस सिग्नल की एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। सिग्नल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ेगी, सिग्नल एम्पलीट्यूड घटेगा तो विड्थ घटेगी। संकेतों का सीक्वेंस 0.9, 0.5, 0 और -0.4, और हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं कि सपोज जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड जो है अलग अलग टाइम पर लिए हैं। एक किसी टाइम पर 0.9 है, फिर 0.5 है, 0 है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका
पल्स चौड़ाई कैसे कितनी कितनी आ रही है, 1.9, 1.5, 1.6 माइक्रो सेकंड की चौड़ाई वाली पल्स को। तो इसके यानी एग्जाम्पल के तौर पर लिए, ये समझाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप इतना ही लें, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है पल्स की जो ड्यूरेशन है वो इतने माइक्रो सेकंड है, 1.9, 1.5, 1.6 माइक्रो सेकंड, अर्थात पल्स की चौड़ाई सिग्नल एम्पलीट्यूड के समानुपाती। अभी इसमें क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि 0.9 के कॉरस्पॉन्डिंग पल्स की चौड़ाई आ रही है 1.9 माइक्रो सेकंड, 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है 1.5 माइक्रो सेकंड। यानी जैसे जैसे आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है पल्स की चौड़ाई जो है बढ़ती जा रही है। और जब नेगेटिव में आएगा तो भी जो है उसमें बढ़ रही है, लेकिन वो 0 पहुंच जाएगी, या जितनी 0.6 माइक्रो सेकंड पहुंच रही है यहाँ पर। तो यहाँ 0 वोल्ट सिग्नल के लिए 1 माइक्रो सेकंड की पल्स चौड़ाई ली गई। अब ये क्या है कि हमने ये सुविधा के लिए किया कि जहाँ 0 वोल्ट सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग हम पल्स की चौड़ाई 0 नहीं ले सकते, तो 0 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पल्स की चौड़ाई ली है 1 माइक्रो सेकंड। तो बाकी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग उसी के अनुसार जो बदल जाएगी। यह माना गया है कि इस समय संकेत के परिवर्तन की सीमा, अब हमने लिमिट बताई है कितनी लिमिट हम ले रहे हैं, +1 वोल्ट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चौड़ाई होगी 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो 1 माइक्रो सेकंड ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये आती है 2 माइक्रो सेकंड। और -1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग चौड़ाई आती है 0। तो -1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पल्स चौड़ाई आ रही है 0, यानी मिनिमम पल्स चौड़ाई, और हाईएस्ट आ रही है 2 माइक्रो सेकंड। 0 वोल्ट औसत सिग्नल, बीच की वैल्यू जाए 0 से पॉजिटिव साइड में सिग्नल जाएगा या नेगेटिव साइड में जाएगा, इसके समानुपाती 1 माइक्रो सेकंड की पल्स चौड़ाई ली जाती है। पहले भी मैंने बताया कि 0 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पल्स की चौड़ाई 1 माइक्रो सेकंड लेते हैं। यहाँ ऋणात्मक स्पंद चौड़ाई संभव नहीं है। अब ऋणात्मक पल्स चौड़ाई का कोई मीनिंग नहीं है, तो ऋणात्मक पल्स चौड़ाई कभी भी हम नहीं लेंगे। यदि अब एक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता, यदि 1 सेकंड में 8000 पल्सेज जाती हैं, 1 सेकंड में कितनी आती है, 8000 पल्सेज जाती है, तो 2 पल्सेज के बीच का टाइम निकालते हैं हम। 1 सेकंड में 10 कितने माइक्रो सेकंड हो गए, 10⁻6 माइक्रो सेकंड। तो 10⁻6 माइक्रो सेकंड में पल्सेज की संख्या है 8000, 8000। एक पल्स में समय कितना लगेगा, 10⁻6/8000, ये आता है 125 माइक्रो सेकंड। यानी 125 माइक्रो सेकंड की गैप्स पर पल्सेज आपके रिपीट हुई। पल्स ट्रेन जो है वो 125 माइक्रो सेकंड के बाद में नेक्स्ट पल्स आती है, एक पल्स के बाद दूसरी पल्स आती है 125 माइक्रो सेकंड के बाद आती है। पीडब्ल्यूएम की चौड़ाई, पीडब्ल्यूएम की कमी क्या है कि इसमें पल्स विड्थ परिवर्तनशील है। यानी पीडब्ल्यूएम में क्या सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि इसकी पल्स की विड्थ जो है वो चेंज होती रहती है। और पल्स की विड्थ चेंज होगी तो जो ट्रांसमीटर बनाया जाता है उसकी पावर भी अलग होगी, जो कि पल्स विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। मतलब ट्रांसमीटर अधिकतम पावर हैंडलिंग में सक्षम होना चाहिए। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट जो पल्स विड्थ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पल्स की जो पीडब्ल्यूएम का ट्रांसमीटर जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर लेनी पड़ेगी। तो ये हमें देखना पड़ता है कि ट्रांसमीटर किस पावर का लेंगे, जो हाईएस्ट पल्स विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग पावर के लिए आवश्यक है। यद्यपि औसत एवरेज पावर का सीट आधा होता है, लेकिन औसत पावर तो उसकी आधी होगी, 0 और हाईएस्ट के बीच में की वैल्यू आएगी औसत एवरेज, लेकिन हाईएस्ट पावर का ट्रांसमीटर लेंगे तो हमारे लिए वो सही रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन असफल होने पर भी पीडब्ल्यूएम कार्य करेगा। अब कई बार के हम ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन अगर फेल भी हो जाए, क्योंकि आपका सिग्नल जो है पल्स की विड्थ में छुपा हुआ है, तो आपकी आगे या पीछे अगर रीड भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। पल्स हमारा को पल्स थोड़ा टाइम बाद में पहुंचती है, पहले पहुंचती है, या ट्रांसमीटर सिंक्रोनाइज नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सिग्नल किसमें है, पल्स की विड्थ में। हमने पल्स की विड्थ को डिकोड करके सिग्नल में कन्वर्ट करना है, न कि पल्स की पोजीशन या पल्स के टाइम से हमारा कोई, पल्स की जो विड्थ वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है पल्स टाइम में, उसी के ऊपर आपका सिग्नल डिपेंड है। इसलिए आपकी सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिग्नल पीडब्ल्यू में पल्स विड्थ में कन्वर्टेड है। अब पीडब्ल्यूएम का प्रोडक्शन और डिमोडुलेशन, पीडब्ल्यूएम का उत्पादन व डिमोडुलेशन। पीडब्ल्यूएम का उत्पादन करने के लिए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की इनपुट पर सैम्पलिंग रेट पर ट्रिगर पल्सेज देते हैं। अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसमें यूज करेंगे। इनपुट पर क्या कौन सा सिग्नल दे रहे हैं, ट्रिगर पल्स कौन से दे रहे हैं, सैम्पलिंग रेट पर ट्रिगर पल्सेज देते हैं, जिस रेट पर आपने सैम्पलिंग करनी है, जो स्टार्टिंग टाइम को नियंत्रित करता है। और स्टार्टिंग भी आपकी जब ट्रिगर पल्स आएगी तभी ये सर्किट स्टार्ट होगा। पल्सेज का ड्यूरेशन कंट्रोल करने के लिए सिग्नल भी अप्लाई किए। अब पल्सेज जो है वो किस ड्यूरेशन की आएंगी, इसके लिए हम सिग्नल भी इसी सर्किट के अंदर देंगे। तो ये आपका सिग्नल दिया है और ये आपका ट्रिगर पल्स दी है।
सर्किट में मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ट्रिगर पल्स और नीचे आपका सिग्नल। यह कार्य एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर द्वारा किया जाता है। इसकी गेट विड्थ सी कैपेसिटर पर निर्भर करती है। ये वाला सी कैपेसिटर, ये दिस वन, तो सी कैपेसिटर की पर निर्भर करती है गेट विड्थ। यदि सी पर वेरिंग एम्पलीट्यूड की पल्सेज दी जाएँ तो बदलती विड्थ की पल्सेज। अब सी पर क्या है कि इस सी पर अगर पल्सेज जो आती हैं, सी पर जो एम्पलीट्यूड अगर पल्स की वेरिएबल हो, यानी सी पर वेरिएबल एम्पलीट्यूड का अगर पल्सेज दी जाए तो पल्स की विड्थ जो है वो अलग अलग विड्थ की पल्सेज मिलेंगी। यह सर्किट सैम्पलिंग व सैंपल को पीडब्ल्यू में बदलता है। तो ये सैम्पलिंग और सैंपल को जो है, सैंपल जो भी आपका सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पीडब्ल्यू में। एमएमवी की जो कांस्टेंट पोजीशन क्या है, T1 ऑफ, T2 स्टेबल पोजीशन कौन सी, T1 ऑफ और T2 ऑन। ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। T1 पर दी गई ट्रिगर पल्स T1 को स्विच ऑन कर देती। T1 पर जब ट्रिगर पल्स देंगे, यहाँ पर जब आपकी ट्रिगर पल्स आएगी तो यहाँ पर जो है वो बेस जंक्शन आपका जो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये आपका ऑन पोजीशन होगी ट्रांजिस्टर की। तो T1 में से कलेक्टर करंट बहने लगे। जब ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर T1 तो कलेक्टर करंट फ्लो होगी, और जब कलेक्टर करंट फ्लो होगी तो इस बेस पर लो वोल्टेज होने का जो T2 जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रांजिस्टर। ऐसा होने पर CR के थ्रू चार्ज होने लगता है। C जो है वो R के थ्रू चार्ज, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये यहाँ से आपका इस पास से आपका चार्ज होने लगता है RC के थ्रू, जिससे B2 पर पर्याप्त, अब जैसे ये चार्ज होगा तो C पर जो है वोल्टेज बढ़ेगी, C पर वोल्टेज बढ़ेगी तो C जो है वो ये B2 से जुड़ा हुआ है तो B2 पर वोल्टेज बढ़ जाएगी। B2 पर पर्याप्त सफिशिएंट वोल्टेज होती है, जितनी ट्रांजिस्टर को T2 को ऑन करने के लिए आवश्यक है वो हो जाएगी। तो ये क्या होगा, T1 ऑफ हो जाएगा, T2 वापस ऑन हो जाएगा, T2 पुनः ऑन हो जाता है और T1 ऑफ हो जाता है। ये इसी स्थिति में रहता है जब तक कि नई ट्रिगर पल्स। अब ये कांस्टेंट स्टेबल पोजीशन आ गई कि ये आपका T2 जो ऑन हो गया, T1 ऑफ हो गया। ये अनलिमिटेड टाइम तक पड़ा रहेगा जब तक कि नई ट्रिगर पल्स नहीं आई थी। T2 के लिए B2 पर विभव R के से थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन करने की। B2 पर जो है वो वोल्टेज जो है ज़्यादा होनी चाहिए ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, यानी फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज। T1 ऑन की स्थिति में कलेक्टर करंट के पाथ में आता है, कलेक्टर करंट फ्लो होगा। कलेक्टर द्वारा बेस बायस, कलेक्टर की जो करंट है बेस बायस पर डिपेंड है, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो सिग्नल के जो कि सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल के तात्क्षणिक मान पर निर्भर है। तो कलेक्टर जो T1 के बेस पर जो कलेक्टर सिग्नल दिया जा रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट मिलेगी आपको। दी गई मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है या मॉड्यूलेशन वोल्टेज B2 पर वोल्टेज को कंट्रोल करती है। इन B2 पर वोल्टेज किससे कंट्रोल है, जो सिग्नल पर डिपेंड है, जो T2 को ऑन करती है, इससे T2 ऑन होगा। यह पल्स ड्यूरेशन उच्चतम संकेत आवृत्ति से बहुत कम है। ये पल्स ड्यूरेशन क्या है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से बहुत ही कम होगा। PWM का डीमॉड्यूलेशन भी बहुत ही ईजी है। ये एक सर्किट को दी जाती है जिसकी आउटपुट पल्स विड्थ के प्रोपोर्शनल। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या करें, आउटपुट ऐसा सर्किट लेते हैं जिसकी आउटपुट जो है वो पल्स विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल देती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पल्स टाइम मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी 3 प्रकार हैं, पल्स विड्थ, पल्स फ्रिक्वेंसी और पल्स पोजीशन। और पहली प्रकार जो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं ये बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक शेयर करें और इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।